हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के हीट, उष्मा। किस तरीके के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज से हमारा ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेस्ट जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सुपर टेट एग्ज़ाम्स के एंड अदर एग्ज़ाम्स की, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जितने भी डिटेल्स, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती हैं, वो आपको मिलती रहें, ठीक है। फिलहाल हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हीट, ठीक है। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट या फिर यूँ कह लो कि उष्मा, ठीक है। उष्मा, अगर बच्चे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जो हमारा हीट होता है या यूँ कह लो कि उष्मा होता है, वो क्या होता है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँगी कि हीट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे या उष्मा क्या चीज़ होती है। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है। अगर कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हमें टच करने पे फील होती है कि हाँ, ये कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पार्टिकल है, वो कैसा है, हीट है, ठीक है, गर्म है, मतलब उसका एक अपना टेम्परेचर होगा, है ना, मतलब, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या होती है, हीट है या उष्मा है। लेकिन अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में डिफाइन करूँ, इसकी एक डेफिनेशन की बात करूँ, तो हम उस डेफिनेशन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम हीट के डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि जो हमारी हीट होती है, एक तरीके की ये एनर्जी होती है, जिससे कि हमें ये फील होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल क्या है, गर्म है, या फिर कह लो कि हीट है, या ये कह लो कि वो उसका अपना कोई टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर मैं हीट को डिफाइन करने के लिए उष्मा की बात करूँ, उष्मा की डेफिनेशन की बात करूँ कि बेसिकली उष्मा होता क्या है, तो हम कहेंगे कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच वी फील, ड्यू टू विच वी फील हॉट, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूंगी कि हीट क्या है, तो बेसिकली हीट एक तरीके का क्या है, ऊर्जा होता है, ठीक है। एक तरीके की एनर्जी है जो कि क्या करती है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल क्या है, हॉट है या कह लो गर्म है, ठीक है। तो हिंदी वाले भी भाई लिख लो कि उष्मा एक ऊर्जा है, ठीक है। उष्मा क्या है? उष्मा एक ऊर्जा है, ठीक है। और ऊर्जा के बारे में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि जो हमारी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना ही हम एनर्जी, ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही इसे हम बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। कैसे? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा का एक रूप होती है, ठीक है। क्या है? ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वस्तु हमें गर्म महसूस होती है, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की कि अगर मैं हीट के बारे में बात करूंगी कि हीट क्या होती है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो उष्मा होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। वहीं अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूंगी तो मैंने क्या बताया कि जो एनर्जी होती है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना ही एनर्जी को कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई एनर्जी को बना सकता है। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है बेटा, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको, जो कि क्या होता है, हमें वस्तु कोई गर्म है इस चीज़ का महसूस होता है कि भाई कोई भी वस्तु अगर गर्म है मतलब उसका अपना टेम्परेचर है, तो उसी को हम कह देते हैं कि एक तरीके का ये उष्मा है या फिर कह लो कि ये हीट है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो जो हमारा इस
पार्टिकल को जो इसको मेजर करने का एक स्केल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम कहें कि जो हमारी हीट है, जो हमारा पार्टिकल है, इसको मेजर करने का एक स्केल जो हो गया, तो वो मापक क्या हो गया, ठीक है, जिसमें हम हीट को माप करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक तरीके से क्या होता है हमारा टेम्परेचर, है ना। क्योंकि हम जब भी टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो हम हीट की भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब ही होता है कि हम क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, मतलब ऊष्मा बढ़ रही है ना। तो मतलब एक तरीके के हम पर्टिकुलर स्केल की जब बात करते हैं तो क्या होता है, वो स्केल हमारा होता है टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो सब लोग लिख लीजिए, मेजर्ड अकॉर्डिंग, ठीक है, मेजर्ड according a particular scale, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्केल से बेटा मेजर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में? मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है हमारी स्केल की, उस स्केल को बेटा हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्योंकि हमने बताया कि हम जब भी बात करते हैं उष्मा हीट की, तो हम क्या कहते हैं कि भाई मतलब हीट बढ़ रही है, मतलब क्या है कि एक तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ये जो एक पर्टिकुलर स्केल होता है ना हमारे हीट को मेजर करने के लिए, उष्मा को मेजर करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर से ही जो है कि टेम्परेचर या फिर कह लो तापमान, ठीक है, तापमान ही होता है जिस स्केल पे हम मेजर करते हैं हीट या उष्मा को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हीट होता है, जो हमारी उष्मा होती है और जो हमारा तापमान टेम्परेचर है, वो दूसरे का जो है इंटरलिंक्ड है, या कह लो जो हमारा स्केल होता है जिस पे हम मेजर करते हैं हीट को, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। आगे बात समझ में? अगर मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में हम लोग एक बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं हीट की, उष्मा की, तो हम क्या कहते हैं? अगर गर्मी बढ़ रही होती है तो हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बच्चे हम लोग बात करते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया, क्योंकि देखो हीट ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि सीधी सी बात हम कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं हीट कहूँ या टेम्परेचर कहूँ, दोनों चीज़ें आपस में ही एक ही हैं, ठीक है। हीट की बात करूँगी तो मतलब उष्मा की जब मैं बात करूँ, इसका मतलब मैं किस स्केल की बात कर रही हूँ, तो मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र की बात करें बच्चे हम लोग, तो सब लोग अपना जो है कि यहाँ पे जो है टॉपिक डालिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे हीट का ट्रांसफ़र। आप लोग हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या समझते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, जो हीट ट्रांसफ़र की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो ये देखो, या तो टेम्परेचर कम होगा या तो टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर मैं हीट ट्रांसफ़र की बात करूँ बेटा, तो देखो क्या होता है कि या हीट ट्रांसफ़र क्या होगा कि मतलब या तो एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा। टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ही कम होगा, इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि वहाँ उष्मा कम हो गई। उष्मा कम हो गई मतलब वो एरिया क्या होगा? एक तरीके से कूल होगा, ठंडा होगा, है ना। लेकिन अगर वहीं मैं बात करती हूँ कि एक ऐसा एरिया है या एक कोई ऐसा पार्टिकल है या एनवायरनमेंट है या जगह है, प्लेस है, जहाँ पे कि आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या हो गया बच्चे कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसको अगर हम बहुत सीधे से एग्जांपल से पढ़ें तो बच्चे देखो, अगर सपोज़ कर लो कि एक कप ऑफ टी है, ठीक है। आप लोगों का मतलब आप ये समझो कि एक जो है कि यहाँ पे कोई कंटेनर है या कप ऑफ टी है, कुछ भी समझो, कप ऑफ टी, ठीक है। अब देखो वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ बच्चे, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो मैंने आपसे एक क्या कह दिया कि कोई बाउल है या फिर कुछ इस तरीके का है, यह आपका क्या है? आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े। अब देखो बच्चे ध्यान देखो, ये क्या है? हमारा वार्मर एरिया, ठीक है। ये क्या है? हमारा
वार्मर एरिया मतलब ऐसा एरिया, ऐसी जगह जो कि बहुत हीट है, गर्म है, कैसे उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद ये हो गया बेटा हमारा कूलर एरिया। कूलर एरिया का मतलब ये हो गया ऐसी जगह जो हमारी क्या है, थोड़ी ठंडी है। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करी, जैसे मैंने कप ऑफ टी, अब देखो अगर कप ऑफ टी है और हमारा बर्फ़ के टुकड़े वाला जो है कि ये कंटेनर है, ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँगी कि जो इसका टेम्परेचर होता है बच्चे, जो कप ऑफ टी है उसके टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो जो हीट होती है, हीट क्या होगी, जो क्योंकि कप के अंदर चाय है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर के एरिया में हमारा जो हीट होगी, जो उष्मा होगी, वो क्या होगी, अधिक होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वही मैं बात करूँगी इसके बाहर की, मतलब कप के बाहर के एरिया की बात करूँगे बच्चे, तो उसके केस में क्या हो जाएगा कि वहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर इस कंटेनर में बर्फ़ रखा हुआ है और इस कंटेनर के अगर मैं बाहर की बात करूँगी तो आप कहेंगे कि मैम बर्फ़ का टुकड़ा हमारा जो है कंटेनर का अंदर है, दैट मीन्स कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि वो आइस है तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडक होगी, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। बट जो हमारा कंटेनर के बाहर का एरिया होगा वो ज़्यादा गर्म होगा कंपैरेटिवली हमारे कंटेनर के अंदर का जो एरिया है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि कप के अंदर चाय है, चाय क्या होगी, गर्म होगी। इसका मतलब कप के अंदर का जो टेम्परेचर है ज़्यादा होगा, मतलब उष्मा वहाँ की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कप के अंदर का, ठीक है, अंदर का या इनर एरिया जो होगा, अंदर के एरिया में क्या हो गया बेटा, अंदर के एरिया में ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, ज़्यादा गर्म होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि कप के अंदर चाय रखी है और गरम गरम चाय है, मतलब हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा गर्म होगा, या फिर कह लो कि उष्मा, हीट या उष्मा, ठीक है, हीट मैक्सिमम इन इनर साइड, ठीक है, इनर, ठीक है। मतलब अंदर का जो एरिया होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका हीट या कह लो उष्मा ज़्यादा होगा। बट बाहर, किसके बाहर, कप के बाहर के साइड जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्या हो जाएगा, जो है कम हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ बाहर की साइड क्या हो जाएगा, कम होगा। तो बाहर के एरिया में गर्माहट कम होगी, ठीक। आई बात समझ में? मतलब क्या होगा, आउटर साइड ऑफ कप क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम हीट, ठीक है, मतलब उष्मा, ठीक है बेटा, ठीक। ये बात आप समझो। यही चीज़ जो मैंने आप लोगों को अपने शब्दों में बोला कि अंदर इस कप के अंदर अगर चाय है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर अगर टी है बेटा, तो टी तो गर्म ही होगा, तो टी गर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है का सीधा सा मतलब हो गया कि हम ये बात कर रहे हैं कि उष्मा ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कप के अंदर हीट ज़्यादा है, उष्मा ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोई भी वर्ड आप बोलिए ये समझिए। लेकिन इसके बाहर के एरिया में बेटा क्या होता है कि ठंडक है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो बाहर का टेम्परेचर हो जाता है हमेशा क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा, क्योंकि बाहर के एरिया में ठंडक है। लेकिन अगर मैं इसी के कंपेयर में बेटा यहाँ पे बात करूँ, बर्फ़ के टुकड़े के कंटेनर की बात करूँ, तो आप खुद सोचिए कि जो बर्फ़ के टुकड़ा होता है कंटेनर के अंदर है, इसका मतलब है कि जहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको भी अपने टर्म में आप लोग लिख लीजिए कि इसके केस में क्या हो जाएगा कि अंदर की साइड या फिर एरिया में, ठीक है, अंदर की साइड में क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर, हीट, अगर मैं चाहे हीट की बात करूं चाहे मैं टेम्परेचर की बात करूं, वो इक्वल, ठीक है। मतलब क्योंकि स्केल ही टेम्परेचर का ही है और हम लोग बात कर रहे हैं उष्मा के बारे में, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, अंदर की साइड क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, या कह लो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अंदर कंटेनर के क्या पड़ा हुआ है, बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर मैं आउटसाइड द कंटेनर की बात कर रही हूँ तो आउटसाइड द कंटेनर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। टेम्परेचर मैक्सिमम होने की का मतलब हो गया बेटा, टेम्परेचर मैक्सिमम होने का मतलब हो गया कि हीट ज़्यादा हो जाएगी आउटसाइड द कंटेनर। ठीक है, मतलब ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तापमान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस जो बर्फ़ का कंटेनर है उसके बारे में, और यहाँ पे हमने बात करी कि जो हमारा कप ऑफ टी है इसके बारे में। अब आप एक चीज़ सोचो कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हीट होती है बेटा हमेशा किस तरीके से, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है और जहाँ पे कम होती है, तो अगर हीट ट्रेवल करती है, ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरे जगह, तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करती है, मैक्सिमम हीट से लोअर हीट की तरफ ट्रांसफ़र करती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं इस कप ऑफ टी के बारे में बात करूँ तो टेम्परेचर कहाँ का ज़्यादा है, टेम्परेचर हमारे कप के अंदर का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी हीट फ्लो करेगी वो कैसे करेगी, अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ से ट्रैवल करता है, और जिस एरिया में हमारा टेम्परेचर, हमारी हीट जो होती है कम होती है, उस तरीके से फ्लो करता है। तो अगर सिर्फ मैं इस कप ऑफ वाले जो वार्मर एरिया है उसकी बात करूँगी तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र करेगी, तो इस केस में हमारी जो हीट है वो क्या करेगी, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, ज़्यादा हीट है, मतलब उसमें ऊष्मा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि हीट फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा क्या करती है बेटा, ऊष्मा का जो संचार होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, तो हीट फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा का संचार, ऊष्मा का संचार कैसा होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर से हाई, या फिर कह लो कि उच्च तापमान से उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, क्या होता है कि हमारा जो ऊष्मा होता है, जो हीट होती है, वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, तो वो हमेशा बच्चे क्या करती है कि जो हमारा उच्च तापमान मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर से किस तरफ संचार करती है, निम्न तापमान। मतलब कि जो हमारा हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो फ्रॉम मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये इंग्लिश वाले लिख लो बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात कर रहे होते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है, किस साइड ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। या फिर यूँ हम कहें कि हीट की बात कर ले, ऊष्मा की बात कर ले, तो वो एग्जैक्ट सिमिलर होगा। ठीक है, मतलब हीट भी क्या करती है बच्चे, जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है वो वहाँ से निम्न मतलब कम हीट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो इसके केस में अगर मैं कप ऑफ टी के बारे में बात करूं तो क्या होगा कि हमेशा जो हमारा हीट फ्लो करेगी वो अंदर से बाहर की तरफ करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत अधिक है, बाहर का टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब अगर बच्चे इस कंटेनर की बात करूं, बर्फ़ के टुकड़े का जो कंटेनर है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या वॉइस वर्सा बिल्कुल उल्टा ये चीज़ नहीं होगी, है ना? क्योंकि देखो, जब हम बर्फ़ के टुकड़े की बात करते हैं तो अंदर की साइड टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन आउटर साइड में मतलब जो बाहर का एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके केस में जो हमारी हीट फ्लो करेगी, जो हमारा ऊष्मा का संचार होगा वो कैसा होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि हीट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड of container to inside।
ऑफ कंटेनर, ठीक है, इनसाइड ऑफ कंटेनर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भाई ज़्यादा होता है और यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, तो बाहर से क्या करेगा, ये इनर साइड की तरफ जो है कि कंटेनर में हीट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ऊष्मा का संचार क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। अब बेटा देखो, इस पूरी कहानी से हम लोगों को समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ दो कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, समझने का एक तरीका बताया, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्या है या क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो इससे पूरे मिला करके सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये होता है बेटा कि हमारा टेम्परेचर, जो हमारा तापमान है, हमारी ऊष्मा, हमारी जो हीट होती है, उसका संचार किस तरीके से होता है। ऑप्शन में दे देगा मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर टू मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे जो हमारी ऊष्मा होती है, जो हमारी हीट होती है, इसका संचार, जो हमारा हीट फ्लो करता है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में करता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी है और इससे ही आपका क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरीके से अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता है और एग्जाम्पल में दे दिया कि अगर इस तरीके का कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के अंदर बर्फ़ रखी हुई है, अब बताओ कि इसके केस में हमारा जो हीट फ्लो करेगा, ऊष्मा का जो संचार होगा, वो किस तरीके से होगा। तो क्या आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे? आप आंसर बिल्कुल करेंगे कि हमें तो कंसेप्ट क्लियर है भाई कि जो हमारी ऊष्मा होती है, जो हमारा हीट होता है, उसका संचार क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अंदर के साइड तो टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, आउटसाइड द कंटेनर, बाहर, कंटेनर के बाहर साइड, मतलब उस साइड से क्या करेगा, हमारा जो है हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगा अंदर की साइड। आगे बात समझ में। तो ये पूरी बच्चे जो हमने हीट ट्रांसफ़र की बात करी थी, जो हीट ट्रांसफ़र का कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए बता दी, ठीक है। आई होप कि जो हीट का ट्रांसफ़र है, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। अब बच्चे, अब हम बात करेंगे जो यूनिट होती है हीट की, वो क्या होती है। हालांकि इसके बारे में बहुत ही थॉरली डिस्कशन हम जो है कि फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले टॉपिक में ही कर चुके हैं। जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स के जो है स्टार्टिंग में ही उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशंस किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ हीट, मतलब जो ऊष्मा का मापक होता है, जो इसकी यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करते रहिए बच्चे कि जो हीट होती है, कितने लोगों को पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। हमको इसका आंसर आप लोग सीजीएस में भी देंगे, ठीक है, और एमकेएस में भी देंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं बच्चे यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट। अगर मैं यूनिट ऑफ हीट की बात करूं बेटा, ऊष्मा के मापक की बात करूं कि जो हमारा ऊष्मा होता है, ऊष्मा के मापक, अगर मैं ऊष्मा के मापक की बात करूं, यूनिट ऑफ हीट की बात करूं, तो क्या होता है। फटाफट आप लोग मुझे आंसर करिए कि जो हमारा हीट होता है, इसका जो मापक होता है, उसका आंसर क्या होगा। हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, उसके जितने भी सीजीएस यूनिट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके की वैल्यूज़ और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो आंसर करिए, जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूँगी कि यूनिट ऑफ हीट, मतलब जो ऊष्मा के मापक होते हैं, तो इसकी यूनिट जो होती है बेटा, वो होती है हमारी जूल, ठीक है। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगी इसकी, कि जो हमारी एसआई यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट जो हो जाता है ना बच्चे, वो होता है हमारा जूल्स, ठीक है। क्या होता है?
जूल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन एक और हम लोगों ने नाम पढ़ा है कि मैम जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, एक यूनिट इसकी होती है हमारी कैलोरी। क्या कैलोरी भी सब लोगों ने सुना है कि कैलोरी किसकी यूनिट होती है? क्या ये वर्क डन की यूनिट होती है? ठीक है, या किसके टेम्परेचर की होती है? देखो बच्चे, हम लोगों ने जब कैलोरी के बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। हालांकि मैं आप लोगों को रिपीटेटिवली इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे, और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वीडियोस, वो प्रीवियस वीडियोस को जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बच्चे हम बात करते हैं एसआई यूनिट की तो इसकी जूल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी बेटा सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में अगर मैं बात करूँगी कि सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाती है कैलोरी। ठीक है, क्या हो जाती है? कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज। ठीक, ये क्या होता है बेटा? तो ये जूल और कैलोरीज ये दोनों ही यूनिट किसकी हैं? हीट उष्मा की। ठीक है, हीट उष्मा की जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई जूल, और अगर इसकी सीजीएस में पूछूंगी यूनिट तो वो क्या हो जाएगी? कैलोरीज। आई बात समझ में? तो मतलब अगर हम हीट की बात करें बेटा तो इसकी दोनों ही यूनिट होती हैं, कैलोरीज और जूल भी। अब एक बात बताओ मुझे कि हम लोग जो पहले वीडियोज़ में पढ़ रखे थे तो हमने क्या कहा था कि जब भी किसी भी यूनिट की, किसी भी जितने भी हमारे फंडामेंटल ये यूनिट्स होते हैं, इनकी जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा, अगर इनकी दो यूनिट है तो उन दोनों के बीच में एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक रिलेशन होता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि एक जूल में कितने कैलोरीज होते हैं? एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं? फटाफट आंसर करिए, एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 कैलोरीज में कितने जूल होते हैं? ठीक है, कितने जूल होते हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा ये डायरेक्ट आप लोगों के जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, या कह लो कई बार तो बड़े एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या आंसर करेंगे इसका? अगर मैं कहूँगी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही आता है, 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट कैलोरीज, एंड ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, जिसमें कि ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चीज़ों को ध्यान से सिर्फ देखिए ही नहीं, उसको अपने माइंड में उसको बिठा भी लीजिए। हालांकि मैंने बार बार कहा है बच्चे, फिजिक्स रटने वाली चीज़ है ही नहीं, फिजिक्स तो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स हम लोगों से ही बनी हुई है। चलिए फिलहाल यहाँ बात करते हैं कि एक जूल में हमारा कितने कैलोरीज होता है बेटा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक जूल में हमारा 0.24 कैलोरीज होता है। ठीक है, तो 1 जूल में कितने कैलोरीज? तो 1 जूल में हो जाएगा हमारा 0.24 कैलोरीज। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो क्या यही होगा 0.24 ही, या इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। अगर एक जूल में 0.24 कैलोरीज है तो एक कैलोरीज में अगर हम जूल की बात करें तो 4.186, कितना हो जाएगा? 4.186 जूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको स्टार लगाइए, और इसको बच्चे आप लोग क्या करेंगे कि इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कहीं ऊपर, ताकि जब जब आप पन्ने पलट करके रिवाइज करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट हैं, लर्न होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट तो हम समझ लेते हैं, अगर ध्यान से पढ़े तो कंसेप्ट हमें समझ में आ जाता है, तो रटने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये छोटे छोटे वैल्यूज़ कई बार आपके एग्जाम्स में क्या होता है, आपको रटने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इस क्वेश्चन की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलिए यहाँ पे तो एक जूल में 0.24 कैलोरीज होती है। अगर एक कैलोरीज की बात करें तो 4.186 आपकी क्या हो जाती हैं? जूल्स होती हैं, और ये दोनों ही इसकी क्या हो जाती है? यूनिट होती है। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कैलोरीज और जूल के ऑप्शंस देगा और पूछ लेगा कि सीजीएस में आंसर बताओ। तो आप सीजीएस में बताएंगे कि हीट की जो उष्मा की जो यूनिट होती है बेटा, अगर सीजीएस की बात करें तो कैलोरी होती है, और अगर वहीं पे एसआई यूनिट की सिर्फ बात करें तो जूल होती है। और उन दोनों में किस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू का रिलेशन शेयर होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जहाँ
से कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, बात करेंगे टेम्परेचर, तापमान के बारे में। हालांकि तापमान क्या होता है हमने बता दिया कि जो हीट, जो उष्मा होती है उसकी जो स्केल के मापक होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्केल पे जिस पे हमारी उष्मा को नापा जाता है वही तो हमारा टेम्परेचर कहलाता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि भाई देखो, जब हमने कहा कि जो हीट होती है, उष्मा है, वो भी हमारे टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, तो अगर हम हीट की बात करें और टेम्परेचर ना आए तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अब हीट के बारे में जितनी बातें पढ़ी हैं उसी से जुड़ी हम कुछ टेम्परेचर के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। तो बताइए फटाफट के टेम्परेचर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, इसकी यूनिट क्या होती है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर या फिर तापमान, तापमान, ठीक है। टेम्परेचर या फिर तापमान की अगर हम बात करें बेटा तो देखो, तापमान हमारी 3 तरीके से हमने देखा होगा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। क्या ये तीनों नाम आप लोगों ने सुना है कि जब भी हम टेम्परेचर की यूनिट के मेजरमेंट करते हैं, एसआई यूनिट जो होती है, हालांकि केल्विन और सेल्सियस ज़्यादा पूछी गई हैं लेकिन फ़ारेनहाइट भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करूँगी बच्चे तो 3 होती हैं हमारी, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट में हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाता है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, ठीक, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। आई बात समझ में बेटा, क्या हो गया, फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो ठीक, अब देखो बेटा क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जो हमारे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट के तौर पे इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि जो हमारा सेल्सियस होता है वो यूज़ होता है, सेल्सियस यूज़ होता है, या फिर हमारा केल्विन यूज़ होता है, या फिर कह लो कि फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें इन तीनों में से एसआई यूनिट के तौर पे कौन सी वैल्यू ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देखो बेटा, अगर जब भी हम टेम्परेचर के एसआई यूनिट की बात करते हैं तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है ना बेटा, वहाँ पे यूज़ होता है आपका केल्विन, ठीक है। क्या यूज़ होता है, केल्विन, ठीक। तो हम जब भी टेम्परेचर के, तापमान की एसआई यूनिट की बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है बेटा, तो हम किसकी बात करते हैं, केल्विन की बात करते हैं। हालांकि सेल्सियस को हम सी से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, और फ़ारेनहाइट को हम जो है कि एफ से डिनोट करते हैं। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एसआई यूनिट किसकी बात करी है, केल्विन की बात करी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपसे टेम्परेचर का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले कि एसआई यूनिट क्या हो गई, तो हमें तो फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस तीनों पता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसकी बात कर रहे हैं टेम्परेचर में एसआई यूनिट, मतलब हम केल्विन की बात कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर। चलो अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज पे पढ़ते हैं बेटा कि जो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होती है और मिनिमम रेंज क्या होती है। अगर हम टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो क्या आप मुझे बताएंगे कि किसी टेम्परेचर की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब निम्न बिंदु, ठीक, और हाईएस्ट वैल्यू, निम्न वैल्यू, हाईएस्ट मतलब उच्च बिंदु, बिंदु या वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा सेल्सियस की। अगर मैं सेल्सियस की बात करूँ आप लोगों से कि सेल्सियस की बेटा लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी जो है कि मात्रा, वैल्यू, या फिर ये कह लो यहाँ पे इसको निम्न मात्रा, ठीक है,
हाईएस्ट वैल्यू मतलब मात्रा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। निम्न मात्रा इसकी क्या होगी और मैक्सिमम मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? तो क्या आप लोगों को सेल्सियस का पता है? तो बच्चों देखो, जो हमारा सेल्सियस होता है, सेल्सियस की जो लोवेस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? तो वो हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर इसके मैक्सिमम की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम सेल्सियस में बात करें कि सेल्सियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो हम कहेंगे 100 डिग्री। अगर हम इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात, निम्न मात्रा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा केल्विन की। क्या केल्विन में भी यही वैल्यूज़ होती हैं? अगर मैं केल्विन की बात करूँगी कि केल्विन जो होता है टेम्परेचर का, इसका जो कम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 273। ठीक है, कितनी हो जाती है बेटा? 273। और वहीं अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 100 बढ़ा दो और हो जाएगा 373। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम वहीं पे बात करते हैं किसकी? फ़ारेनहाइट का। तो फ़ारेनहाइट की बेटा जो मिनिमम वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है हमारा 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या हो जाएगी? 32 फ़ारेनहाइट। और अगर इसकी मैक्सिमम बात करेंगे तो 212 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, एक हम लोगों ने बड़े जनरली क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम्स में पढ़ा है बेटा कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमें एक लर्न करनी पड़ती है वैल्यू। कैसी वैल्यू? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन याद करना पड़ता है। ठीक है, एक तरीके से कह लो तो उसे रटना ही पड़ता है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ क्या होती हैं कई बार एग्ज़ाम में दी जाती हैं कि कोई भी एक वैल्यू दे देंगे और उससे पूछ देंगे कि भाई सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में उसकी वैल्यू बताओ, केल्विन में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू बताओ। उसके लिए हम लोगों को एक रिलेशन याद करना पड़ता है जो हर बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, भूल जाता है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बच्चे आप लोगों को इसके रेंज के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी ना, तो आप लोगों को कभी भी उस रेंज को, वो जो वैल्यू है पर्टिकुलर, वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी। उसका आंसर आप खुद ब खुद अगर भूल भी जाते हैं तो अपने एग्ज़ाम में आप लोग निकाल लेंगे। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को रटने की तो कतई आपको ज़रूरत है ही नहीं। चीज़ें प्रैक्टिस से अपने आप आपको जो है कि याद होती जाएंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी कि जो लोवेस्ट वैल्यू होती है बेटा सेल्सियस में 0 डिग्री, केल्विन में 273 और फ़ारेनहाइट में है 32। अगर वहीं पे बेटा बात करूं मैं हाईएस्ट वैल्यू की, हाईएस्ट वैल्यू में सेल्सियस में 100 डिग्री, केल्विन की बात करें तो 373। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करें बेटा 212। देखो, इस हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को समझना और लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जब मैं उस फॉर्मूले को बनाऊंगी ना बेटा तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजिली आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए, तो अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूँ बेटा कि इसके कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसकी ये निम्न लोवेस्ट वैल्यू और जो हाईएस्ट वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? जब हम इसका कन्वर्जन फार्मूला बताएंगे। कन्वर्जन फार्मूला का मतलब कि जब हम सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना सीखेंगे, तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारी बड़े काम की हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपसे भूलने की गलती कतई नहीं हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूले की, कि जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला। बच्चे देखो, जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, तो आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर रहे हैं हम कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला, और फॉर्मूला किसका है बेटा? हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला। ठीक, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना,
अब आप लोग ध्यान से क्या सुनेंगे कि जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई अभी, जैसे मैंने सेल्सियस का रेंज बताया कि 0 डिग्री उसकी सबसे कम होती है, 100 डिग्री उसकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पहले आप लोग देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद फॉर्मूला अपने मन से खुद आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। बोर्ड से कॉपी जो है कि इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड पे सिर्फ आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला में बेटा सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम सी, ये मान लो हमारा क्या है, सेल्सियस है। दूसरे की बात करें बेटा तो हमारा केल्विन है। तीसरे की बात करें तो हमारा क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिख लो। अब देखो माइनस कर दो क्या, उसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या थी बेटा, तो मिनिमम वैल्यू थी 0 डिग्री सेल्सियस में। कॉपी पलट करके देखिए, हमने क्या बोला था कि जो सेल्सियस की मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 0 डिग्री होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम। उसी तरीके से केल्विन की मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, 273। ठीक है, कितना, 273। ठीक है, फ़ारेनहाइट की क्या हुआ करती थी मिनिमम वैल्यू, 32। तो 32 इसमें से माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा कि पहले हम सी के एफ को लिख लीजिए, फिर जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, जैसे कि सेल्सियस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, केल्विन की जो होती है मिनिमम वैल्यू 273 होती है, फ़ारेनहाइट की बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। ठीक है, अब अपॉन में क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। अपॉन में बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, 100 डिग्री माइनस मिनिमम वैल्यू तो 0 डिग्री। ठीक है मैडम, इसका मैक्सिमम क्या लिखवाया था मैंने, 373 डिग्री माइनस मिनिमम 273। इसी तरीके से इसका मैक्सिमम 212, इसका मिनिमम 32। ये थी दूसरी लाइन की कहानी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? क्या किया हम लोगों ने, अपॉन में क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया। दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया। अब देखो यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो C अपॉन क्या लिख सकते हो, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो C अपॉन 100। ठीक है, क्या लिखोगे, C अपॉन 100। इज दैट क्लियर? C अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत, 0 का कोई मतलब नहीं, 100 में से 0 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ केल्विन की, देखो बच्चे केल्विन की जब मैं बात करती हूँ तो K माइनस 273 इसकी मिनिमम वैल्यू इस तरीके से रहेगी। जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, 373 में से हम 273 को माइनस करेंगे, नीचे वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे f माइनस 32 को तो एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि इसमें से कोई वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं रही है। ठीक है, तो हमारा f माइनस 32 एज इट इज़ रह जाएगा। चलो भाई, अब इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे, 212 को माइनस 32 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 180। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 180। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये 3 वैल्यूज़ जो हो गई ना बेटा, बस इतनी ही रहती हैं, ये वैल्यूज़ होती है। इसी में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज़ को पुट करके, जैसे सपोज करिए कि सेल्सियस की वैल्यू दे दी तो क्या आप केल्विन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? अगर केल्विन की वैल्यू दे रखी है तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अगर सेल्सियस की वैल्यू दी है और आपसे बोलता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तब भी आपके लिए ये कितना आसान हो गया। अब सबसे बड़ा बेटा सबके लिए टास्क होता है एग्ज़ाम टाइम में इस वैल्यू को लर्न करना। ठीक है, सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि अगर हमें क्वेश्चंस दे देता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो आपको ये तो पता है कि चेंज कैसे करना है, लेकिन वैल्यू तो हमारे दिमाग से उड़ चुकी रहती है ना। जैसे कि ये याद ही नहीं रहता है कि केल्विन में हमें ऊपर क्या माइनस करना है तो नीचे क्या करना है ना, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आई होप बच्चे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, इन केस अगर एग्जाम टाइम में आप लोग इसकी वैल्यू रटे हुए हैं और आपके दिमाग से स्किप कर जा रहा है, भूल जा रहा है, तो अब आई थिंक नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको ये रटना नहीं था, समझना था। तो ये फॉर्मूला
आप लोग खुद बना लेंगे, और जब खुद बना लेंगे तो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। रेस्ट जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे हीट चैप्टर को पूरा, फिर हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के कंबाइंड क्वेश्चन से करवाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं बेटा कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो भी किस किस में, सेल्सियस में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। अगर बच्चे मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये कह दूं कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस में बात करी मैंने, सेल्सियस में बात करी। अगर मुझे 37 डिग्री सेल्सियस पता है तो क्या उसकी वैल्यू अब मैं केल्विन या फ़ारेनहाइट में नहीं चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। इज़ दैट क्लियर? चलिए तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके चेंज करने के प्रोसेस को। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमारा जो 37 डिग्री, ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन से यहाँ पे, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा तो कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए फटाफट इसको चेंज करिए। अब यहाँ से देखिए बच्चे, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के तीन, सिर्फ एक कंसेप्ट से हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो टेम्परेचर्स होते हैं तीनों में कितने होते हैं ये भी हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम 37 डिग्री सेल्सियस। देखो जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, अब अगर मैं केल्विन की बात करती हूँ बच्चे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हम उसमें क्या कर देंगे, केल्विन में क्या है 273, इसकी वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे कितना, जो है हमारा यहाँ पे 273 प्लस कितने की, किसको चेंज करना है, 37 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, इस वैल्यू को हम जब इसमें चेंज कर देंगे, इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 310 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में। इसी तरीके से बच्चे जब हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है कितनी, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई कि केल्विन में हमारी 310 डिग्री हो गई और हमारे फ़ारेनहाइट में हो गया, यहाँ पे ये केल्विन है बच्चे। ठीक है, ये केल्विन में हम लोगों ने चेंज किया है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन की बात करें तो 310 डिग्री केल्विन, एंड नेक्स्ट फ़ारेनहाइट की बात करेंगे बच्चे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग के टेम्परेचर इन तीनों में से कुछ भी दे दे एग्जाम में, अगर आपसे सेल्सियस में पूछेगा तो आप कहेंगे कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया, अगर केल्विन की पूछेगा तो 310 केल्विन हो गया, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। नेक्स्ट वन थिंग, अगर हमें इन केस केल्विन की और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, वो भूल भी जाता है, तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को 37 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ केल्विन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए 273, इसको क्या कर देंगे आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और फ़ारेनहाइट के केस में क्या कर देंगे, 32 को प्लस कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट, सिर्फ इतना करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चंस एक तरीके से बन गए। एग्जाम में आता है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है कि हमारा जो है केल्विन में कितना होता है ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर। ठीक है, बात क्लियर हो गई बच्चे। अब यहाँ के बाद से मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ वाटर से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये तो सारी बातें हो गई हमारे टेम्परेचर के कन्वर्जन की, एक यूनिट से दूसरे में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे वाटर का वो कितना होता है, तो फटाफट हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है।
ठीक है। अब बच्चे हम लोग इससे टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे। अभी जितने क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। फिलहाल इस टॉपिक पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में कर सकें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलो भाई, मतलब ये कह लो कि जो हमारा फ्रीज होने का मतलब जो पानी का हिमांक बिंदु होता है ना, पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बताइए आप लोग। दूसरी बात बच्चे ये बताइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब गलनांक, गलनांक बिंदु किसका, बर्फ का, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। ठीक है, चलिए इस 2 क्वेश्चन के आंसर करिए। नेक्स्ट आंसर करिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए हमें जो है, जो हमारा टेम्परेचर होता है स्टीम का, मतलब जो वाष्प बनता है उसका। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम, टेम्परेचर ऑफ स्टीम वाष्प बनने का, वाष्प बनने का तापमान। ठीक है, चलो भाई ये 4 पॉइंट बेटा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वहाँ से मैंने लिया है। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर कह लो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट हो गया बच्चे जहाँ पे कि वाटर जाने के बाद फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वो कौन सा वैल्यू है जिस टेम्परेचर पे जाते ही हमारा जो वाटर होता है वो फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे जा कर के ऐसा होता है। अगर नेक्स्ट की बात करूं कि मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद हमारा बर्फ़ जो होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब उस टेम्परेचर तक अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तब तक बर्फ़ ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर के बियॉन्ड हम जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा बर्फ़ होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पानी बनना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है पानी का, क्वथनांक किसका, पानी का। ठीक है, किस टेम्परेचर पे जो है कि हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप लोगों ने नोट किया होगा जब आप किसी भी ठंडे पानी को या फिर कह लो नॉर्मल पानी को जब आप हीटर या गैस पे रखते हो तो क्या ऐसा होता है कि जो है पानी हमारा तुरंत बॉयल होने लगता है, बिल्कुल नहीं। कुछ देर तक पानी धीरे धीरे गर्म होता है और एक टेम्परेचर के बाद जब पानी गर्म हो चुका होता है उसके बाद वो उबलना या फिर कह लो कि बॉयल होना स्टार्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे पानी को गर्म करने के बाद पानी बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से देखो बच्चों, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा किसका, पानी का, तो अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस में हम कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है बेटा तो इसी टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाता है, जो पानी है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, या ये कह लो कि बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वही हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में बेटा ये हो जाता है आपका 273 केल्विन। ठीक, अब अगर मैं वहीं पे फ़ारेनहाइट की बात करूं तो ये हो जाता है 32 फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बात समझ में,
क्लियर हो गया बच्चे। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो जब मैं सेल्सियस की बात करूंगी कि कितने डिग्री सेल्सियस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, अगर वो केल्विन हमें आंसर दिया है तो आप 0 डिग्री केल्विन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही। आपको ये दिमाग में रटा हुआ है कि जो हमारा पानी होता है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एग्जामिनर तो आपसे सेल्सियस में आंसर मांग ही नहीं रहा, एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन ही पूछा है कि कितने डिग्री केल्विन। तो आप केल्विन की बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई अगर हम सेल्सियस की बात करें तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में है 0 डिग्री, केल्विन में है 273 केल्विन। और अगर फ़ारेनहाइट, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दिया तो 32 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पे हमारा पानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तीनों से जो यूनिट होती हैं उसमें। अब नेक्स्ट बात हम बच्चे करते हैं, हम किसकी बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस की। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें बेटा तो देखो मेल्टिंग ऑफ आइस का सेम होता है, सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। केल्विन की बात अगर करेंगे बेटा तो -273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अगर वहीं बात करेंगे हम फ़ारेनहाइट की तो ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एज इट इज़ एग्जैक्ट सेम, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा जो है हमारा वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर पे अगर हम उसको बढ़ा के ले जाते हैं तो वहीं से सेम टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाता है, बर्फ़ पिघल करके पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जो पानी होता है उसका क्वथनांक कितने टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है बेटा, तो आप आंसर करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हो गई भाई किसकी, सेल्सियस की बात हो गई, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं केल्विन में बात करूं तो केल्विन में आप कहेंगे 373 केल्विन, ठीक। और अगर वहीं बात करेंगे बेटा फ़ारेनहाइट का तो ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने आप लोगों को रेंज बताया था बेटा, है ना, जब मैंने रेंज की बात करी थी, जब आप लोगों को मैंने रेंज बताया था तो रेंज में मैंने क्या बताया था कि जो हमारा सेल्सियस होता है, सेल्सियस की जो लोवेस्ट रेंज थी, जो निम्न बिंदु था वो कितना था, 0 डिग्री। इज दैट क्लियर। बट जब हम लोगों ने बात करी थी कि जो उसकी हाईएस्ट रेंज है, उच्च वैल्यू है, तो वो कितनी होती थी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरीके से जब हम केल्विन में बात करते थे तो जो स्टार्टिंग या कह लो कि निम्न हमारा वैल्यू होता था वो 273 था, लेकिन जब हम हाईएस्ट की बात करते थे, हाईएस्ट रेंज की, तब क्या था, 373 था। उसी तरीके से बच्चे जब हम फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में बात कर रहे थे कि जो उसकी निम्न रेंज होती है, निम्न वैल्यू होती है 32 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर वही बात करेंगे हम मैक्सिमम की तो 212 था। इज़ दैट क्लियर। मतलब हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि जब हम फ्रीजिंग की बात करते हैं या मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर का मिनिमम रेंज लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी कि जब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात कर रहे होते हैं बच्चे, तो हम रेंज की मिनिमम रेंज लेते हैं, जो उसकी निम्न रेंज होती है उसको लेते हैं। लेकिन जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग के केस में देखो हम सेल्सियस का भी मैक्सिमम लिए, केल्विन का भी मैक्सिमम और फ़ारेनहाइट का भी मैक्सिमम। मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम रेंज की, और जब हम फ्रीजिंग और मेल्टिंग की बात कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, मिनिमम रेंज ले रहे थे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ स्टीम, मतलब वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे पहुंचने के बाद पानी हमारा बेटा वाष्प बनने लग जाता है या भाप बनना शुरू हो जाता है, तो वो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम यही टेम्परेचर होता है। मतलब सेल्सियस की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, केल्विन की बात करूंगी तो 373 केल्विन, ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चे, तो मतलब अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी हम फ्रीजिंग या मेल्टिंग की बात करते हैं तो टेम्परेचर की हम लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की या टेम्परेचर के स्टीम बनने की, भाप बनने की, तो इन दोनों के केस में हम टेम्परेचर की मैक्सिमम रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। आगे बात समझ में बेटा, ये था आप लोगों का थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बात कर लेते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम पढ़ लेते हैं।
अब आप लोग मुझे बताइए कि जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा होती है, ठीक है, जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा होती है बेटा, वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखूं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हीट, ठीक है, मतलब उष्मा को नापने वाले यंत्र का नाम, ठीक है, मतलब किस यंत्र के द्वारा हम हीट को या उष्मा को नापते हैं, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये किसी भी एग्जाम में बन सकता है कि जो हमारा हीट होता है, ठीक है, हीट को, उष्मा को किस इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ बच्चे, जो हमारी हीट उष्मा होती है इसको हम कैलोरी मीटर से नापते हैं, तो उस यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? कैलोरी मीटर, ठीक है, कैलोरी मीटर, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में बेटा हम टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे कि किस किस टाइप का हमारा टेम्परेचर मापने की मशीन्स होती हैं, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से टेम्परेचर हमारा नापा जाता है, और अलग अलग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे जो है कि कहाँ कहाँ पे हम टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बच्चों आज हम लोगों ने उष्मा के बारे में, हीट के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक्स, उसके डेफिनेशन के साथ साथ हम किस तरीके से टेम्परेचर्स के जो है तीनों यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। वीडियो को अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रॉब्लम को भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व होगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।